दुबे जी, देश के मुस्लिम मतदाता पर अब क्या सोच है? बाला साहब के शिवसेना से आते आते उद्धव गुट का शिवसेना बनते बनते क्या सोच है देश के मुस्लिम मतदाता पर? अंजना जी नमस्कार। अंजना जी नमस्कार। हम महाराष्ट्र से आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जिस प्रकार हमारे राज्य के मुसलमानों ने साथ दिया, हिंदू स्वराज की लड़ाई में उनके साथ लड़े, वैसे ही उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, लेकिन फिर भी 300-400 साल से महाराष्ट्र राज्य का मुसलमान हमेशा से हमें सहयोग करता आया है। मुंबई और महाराष्ट्र में जब कोरोना तेजी से फैल रहा था, हमारे उद्धव ठाकरे जी ने न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न क्रिश्चियन देखा, न सिख देखा, सबकी मदद किया। और हम असली मायने में सभी हमारे हिंदू मुसलमान सबके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन हमें हैरानी तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात करने लगती है। कादरी साहब टीवी पर कह रहे हैं कि मैं 9 साल से एक याचना किया था, एक अर्जी दी थी और आज मुझे दिया, मुझे इस बारे में पता नहीं। तो क्यों भाई, जैसे कहते हैं क्या खाने में पुलाव है? हाँ भाई, लगता है चुनाव है। तो जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तब कहां चले जाते हैं जब उन्हें प्रतिनिधित्व देने का मौका आता है। हमारे महाराष्ट्र में शाबिर शेख हमारे भाई मुसलमान थे, विधायक थे, 3 बार थे, उनको मंत्री बनाने का भी काम बाला साहब ठाकरे जी ने किया। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते आए हैं कि भारत का सच्चा मुसलमान, महाराष्ट्र राज्य का सच्चा मुसलमान हमारा भाई है, जो देश की अस्मिता के लिए लड़ता है, वो हमारा भाई है। लेकिन हैरानी तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात करती है। अरे भाई, एक मुसलमानों के लिए आपने कोई काम नहीं किया, और मुसलमान तो छोड़िए, हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं करते हो। अब जब आपकी नैया डूबने लगी तो कहते हो 300 पार, 400 पार। मुझे तो लगता है कि नदिया के पार ना हो जाओ आप। नदिया के पार। चलिए जल्दी से प्रदीप जी, अब एक सेफोलॉजिस्ट से पूरी बात समझते हैं। वो कह रहे हैं कि खाने में पुलाव है क्योंकि आने वाले चुनाव है। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम मतदाता का विश्वास जीत रहे हैं देश में, या फिर ये सिर्फ एक फसाद बनाने की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश दिखाई देती है आपको? 2-3 चीजें हैं अंजना जी। एक तो बीजेपी, यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी कहीं भी चुनाव होता है तो वो ये मानते हैं हमेशा कि हमारी गिनती -20 से चालू होती है। कहने का मतलब वो मानते हैं कि मुसलमान समुदाय हमको वोट नहीं करने वाला है, तो हम -20 से चालू करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरी बात रह गई कि आज भाजपा जो है जीत के रथ पे सवार है, तो जो भी जीत के रथ पे सवाल होता है वो कोशिश करता है कि सारी की सारी कंस्टिट्यूएंसी को काउंटर किया जाए। यानी पहले भाजपा कहलाती थी शहर की पार्टी, ऊंची जाति की पार्टी, अमीरों की पार्टी, उसके साथ देखिए अब वो गांव की पार्टी हो गई। ऊंची जाति से अब पिछड़ी जाति की तरफ आ गई। अब पिछड़ी जाति के साथ विस्तार करते करते अब जो मुसलमान कम्युनिटी रह गई है उसको कॉन्कर करना बाकी था, तो अब वो उस तरह से बढ़ चुके हैं। पहले अमीरों की पार्टी बोलते थे, अब जितनी भी आप जब भी स्कीम की बात करते हैं वो नेचुरली जो है करीब करीब सारी स्कीमें जो है वो बीपीएल फैमिली यानी गरीबों के लिए बनी है, तो अब वो गरीब को कॉन्कर करते हैं। तो ये एक जनरल फिनोमिना है कि जो भी कंस्टिट्यूएंसी रह गई है, यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो नॉर्थ इंडिया से चलते चलते सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ ईस्ट तक, ईस्ट फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के तक उन्होंने जाके उसको कॉन्कर किया। अब जो रह गया है वो तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, जहां लोकसभा में बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है अपना बीजेपी विस्तार कर रही है, और उसमें मोदी जी जो है वो उनके फ्लैग बेरर हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। तो बिना मुसलमान को लिए, लेकिन उसका दूसरा फायदा जो बीजेपी को मिलता रहा है, जैसे आप लोग अभी बहुत बात कर रहे थे कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों में भी बीजेपी जीती है, उसका कारण ये शायद नहीं है कि मुसलमानों ने वोट दिया है, उसका बड़ा कारण यह है कि उधर पे रिवर्स हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और जिसके चलते बीजेपी को जीत मिली है। काउंटर कंसोलिडेशन की वजह से आप जीते हैं शहजाद जी। अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में आप जीतते हैं तो सवाल जो बड़ा है, पहली लाइन सेफोलॉजिस्ट की क्या निकली कि -20 से आप शुरू करते हैं। और क्या कहा था योगी जी ने, 80-20 वाला मामला क्या था? तो आप तो पहले से ही मानकर चलते हैं कि वो 20% नहीं होगा, हालांकि यहाँ आपके लिए थोड़ा बेहतर है, 13% मुस्लिम वोटर है। अंजना जी,
पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि 7+2 वर्सेस 1 का आपने पैनल बनाया। आपके सवाल अलग, प्रदीप जी की आपकी आवाज इतनी ताकतवर है। शेर अकेला ही घूमता है। चलिए, अब मुझे पर मैंने देखिए मैंने एक राजनीतिक और डिबेट की एक मर्यादा का पालन करते हुए किसी के समय पर जो उन्होंने बोला नहीं बोला, तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरे साथ भी यही न्याय किया जाएगा और आप उसको रोकेंगे अगर कोई अन्याय करता है। देखिए मैं प्रदीप जी की बातों से, प्रदीप जी आजकल तो हम +20 से चलते हैं क्योंकि एक है मोदी जी का व्यक्तित्व और एक है राहुल गांधी का जो वक्तव्य। ये वक्तव्य और व्यक्तित्व से तो हम +20 में हर जगह चलते हैं, पर उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक के बाद एक अभी एड्रेस करता हूं। देखिए सबसे पहले अभी दुबे जी से शुरू करते हैं। दुबे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एक राष्ट्रवादी मुसलमान शब्बीर को मंत्री बनाया, ये बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा थी। तो मैं अब एक बयान कोट करता हूं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट क्रेडिबल है ना? इंडिया टुडे ने छापा है, मुस्लिम राइट्स ऑफ वोटिंग शुड बी रिवोक्ड, संजय राउत। मैं इनसे पहला सवाल पूछूंगा कि क्या इस बयान से अभी भी इत्तेफाक करते हैं? ये सन कौन से साल का बयान है यार? अब इसमें ये इनके दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये आप फैक्ट चेक कर लो। अगर मेरी बात गलत निकलेगी मैं माफी मांग के डिबेट छोड़ दूंगा, तो प्लीज इंटरप्ट ना करें। इनका ये बयान है। मैं चाहता हूं इनके एलाई कांग्रेस है, ये उद्धव सेना के प्रवक्ता है, संजय राउत जी के प्रवक्ता है, क्या इस बयान से वो अडिग है, मानते हैं, सही है? और ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के सुरमा है इस बयान पर क्या बोलते हैं? आरजेडी का भी इस पे वक्तव्य लीजिएगा। फिर उन्होंने एक और बयान है, इसमें संजय राउत ने कहा है कि 17 मिनट में हमने बाबरी मस्जिद को गिराई। क्या इस बयान को ये सेकुलर मानते हैं? क्या आज भी इससे एग्री करते हैं? पहला इनसे ये जवाब दे दे। और क्या आज भी ये बयानों पर कायम है? 13 अप्रैल 2015 सही है, ये बयान था मुस्लिम वोटिंग। सही है बयान, झूठ नहीं बोल रहा है शहजाद पूनावाला, थैंक यू वेरी मच। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, आरजेडी के बयान पे आता हूं। आरजेडी ने कहा कि देखिए बहुत देर कर दी आते आते, और वोट जो है हमने इन्होंने बीजेपी के एक नेता का नाम लिया कि वोट काट देंगे, ऐसा बीजेपी के नेता ने कहा है। आरजेडी के प्रवक्ता या तो इसका प्रमाण दे कि किस नेता ने ये कहा है नाम के साथ, जैसे मैंने संजय राउत का दिया, पर क्योंकि वो बयान उनको इतना आपत्तिजनक लगा तो हो सकता है कि संजय राउत के बयान पे ये कड़ा स्टैंड लेंगे, क्योंकि मैंने आपको संजय राउत का बयान बताया है। तीसरी बात, आरजेडी के एक नेता है, विधायक है निहालुद्दीन, मोहम्मद निहालुद्दीन ने कहा है कि देखिए ये देखिए सासाराम में, आप कह रहे हैं ना कि हम लोग जो है वहां पे माहौल बिगाड़ रहे, सासाराम में विधायक कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए मुसलमान युवक बना रहे थे बम। अब बताइए कि ये बयान जो है ये तो खुद उनकी सरकार पे सवाल निशान खड़े करता है। और देखिए रो रहा था बिहार, कोई मना रहा था जश्न इफ्तार, क्या वहां पे प्रभावित लोगों के घर में जिनको रामनवमी के अवसर पे पत्थर से मारा गया उनके घर गए नीतीश बाबू? नहीं गए होंगे। चलिए आते हैं अब एआईएमआईएम के ऊपर। एआईएमआईएम हमें बोल रही है कि सिलेक्टिव काम हो रहा है। भाई साहब आपके तो नाम में मुस्लिमीन है, हटाने की कोई प्रक्रिया शुरू है आपकी मुस्लिमीन के, उसी को रखेंगे। और उन्होंने ट्रिपल तलाक और हिजाब की बात की। ट्रिपल तलाक और हिजाब दोनों पे फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हिजाब पे ये कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए। क्या सुप्रीम कोर्ट भी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रहा है? और ट्रिपल तलाक की मांग, उसको हटाने की मांग वहां की मुस्लिम महिलाओं ने किया, उनकी यह सबसे बड़ी मांग थी। परंतु जो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक मुस्लिम कट्टरपंथी वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं, वो अपने आप के लिए तो संविधान की बात करते हैं पर मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं करते हैं। और आते हैं आखिरी में, चलिए कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी सारी बातें की थी। और बादशाह साहब पर, बादशाह साहब आपने कहा कि कौन से स्कीम कौन से प्रोजेक्ट में, मैं आपको बताता हूं। जब पीएम आवास जाता है तो उसमें 31% माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में जाता है। पीएम किसान जाता है तो 33% माइनॉरिटी को बेनिफिट मिलता है। पीएम उज्ज्वला जाता है 37% मिलता है। मुद्रा लोन जाती है तो 36% बेनिफिट मिलता है। हां, हम हिस्सेदारी देते हैं देश के हर संसाधन पर, वो नहीं कहते कि देश के संसाधन पर एक समुदाय का, बस टिकट नहीं देते, टिकट की बात, हिस्सेदारी देते हैं, अंजना जी आपने अच्छा मुझे याद दिलाया, टिकट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 से लेकर 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेकर 2004 जब तक कि मोदी वेव शुरू नहीं हुआ तब तक की बात करता हूं, कांग्रेस की प्रभावशाली पार्टी थी। केवल 5% मुसलमानों को टिकट और सीट मिले, मैं आपको बताता हूं, जबकि आबादी उनकी 14% थी। गुजरात में उदाहरण लेते, गुजरात में कांग्रेस ने 95 मोदी जी के आने से कई वर्ष पहले 10 से ज्यादा टिकट, वहां पे आबादी 10% है, मतलब 18 टिकट देना चाहिए। कभी गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने 18 टिकट मुसलमानों को नहीं दिए। विनेबिलिटी वो भी देखते हैं।